तो नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है मैंने यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट की आपकी हिस्ट्री और यूपी जीके में, देखिए हिस्ट्री का टॉपिक है आज का। तो पिछली क्लास में मैंने यूपी जीके के आपको कराए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में आगे क्वेश्चन जो आने वाले हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी जरूर देख लें। तो देखिए इसमें मैंने आपको बहुत कुछ कराया है पिछली क्लास में, हिस्ट्री के बारे में भी और अदर क्लास के बारे में भी। तो यहाँ पर अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी में जो क्वेश्चन बनते हैं आगे उसके बारे में, ठीक है। तो कल मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था और इसी में आज आगे नोट करना। देखिए ये आपके क्लास यूपी ट्रिपल एस सी के चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे जूनियर स्टूडेंट का हो, स्टेनोग्राफर्स का हो या किसी का भी हो जिसमें आपको यूपी जीके पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे आज के टॉपिक में इतिहास में ही, ठीक है। देखिए तो उसमें अगला पॉइंट है आपका सोहगोरा ताम्रलेख। तो सोहगोरा की अगर बात करूं, सोहगोरा ताम्रलेख, तो ये कहाँ पर है? ताम्रलेख। अगर इसकी बात आती है तो ये कहाँ पर? देखिए ये जो है आपका गोरखपुर में है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आपका? गोरखपुर में है, ठीक है। तो ये आपका गोरखपुर में है और ये अभिलेख क्या है आपका? मौर्यकालीन है, ठीक है। और ये जो अभिलेख है, अगर इसकी बात करूं, इस अभिलेख की, अगर इस अभिलेख को पूछता है तो ये आपका मौर्यकालीन है, ठीक है। ये क्या आपका? मौर्यकालीन अभिलेख है। और ये अभिलेख जो है आपका मौर्यकालीन अभिलेख है, सोहगोरा ताम्रलेख, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ? देखिए यहाँ पर इससे पता क्या चलता है? इससे जो पता चलता है, इससे पता चलता है कि मौर्य काल में, पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति में, ठीक है। मौर्य काल में अकाल की स्थिति में, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। मौर्य काल में अकाल, जब अकाल पड़ता था तो अकाल की स्थिति में जनता को फ्री इनके अनाज का वितरण किया जाता था, ठीक है। क्या किया जाता? स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था, ठीक है। तो वहाँ पर किस चीज़ से पता लगता है? तो सोहगोरा ताम्रलेख से, ठीक है। स्थिति में काय का वितरण किया जाता? अनाज का वितरण। तो अनाज का वितरण इसमें आपका किया जाता था, ठीक है। तो ये कौन से अभिलेख में है? तो यहाँ पर इसको नोट करना, ठीक है। देखिए उसके बाद आगे नोट कर लेना, जो प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्तीर्ण है, ठीक है। तो एक चीज़ और नोट कर लेना आगे, यहाँ पर प्रयाग के अशोक स्तंभ पर, यानी कि जो प्रयाग का क्या है आपका? प्रयाग का अशोक स्तंभ। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, प्रयाग का अशोक स्तंभ। अगर इसकी बात करूँ तो इस पर क्या है आपका? हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्तीर्ण है, ठीक है। तो इस पर क्या आपका? हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्तीर्ण है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। प्रशस्ति लेख उत्तीर्ण है, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। उत्तीर्ण है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट करा रहा हूँ सारे मोस्ट है, इन चीज़ों को नोट करते चलना, ठीक है। उसके बाद एक आगे नोट करना, सारनाथ का स्तंभ लेख। तो यहाँ पर नोट करना, सारनाथ का स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख। तो सारनाथ के स्तंभ लेख की अगर बात करूं तो सारनाथ के स्तंभ लेख में देखिए इसका निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। निर्माण की अगर बात आती है तो निर्माण किसने कराया था इसका? अशोक ने, ठीक है। किसने कराया था? अशोक ने इसका निर्माण कराया था। तो इसके शीर्ष पर क्या है? सिंगों की आकृति बनी हुई है, ठीक है। इसके शीर्ष पर सिंह, यानी कि शीर्ष पर बने सिंगों की आकृति, इस पर क्या है? तो सिंह, इससे शीर्ष पर क्या है? सिंह बने हुए हैं। तो सिंह बने हुए हैं तो उसकी आकृति को भारत सरकार ने आपका
राज के चिन्ह बनाया है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर भी नोट कर लेना। इसके शीर्ष पर बने सिंह, शीर्ष पर बने सिंह, ठीक है, बने सिंहों को भारत सरकार ने सिंह की आकृति को, ठीक है, यहाँ पर नोट करना, सिंह की आकृति को ही भारत सरकार ने क्या बनाया आपका, अपना राज के चिन्ह। ठीक है, भारत सरकार ने अपना राज के चिन्ह बनाया है। ठीक है, अपना राजकीय चिन्ह बनाया है। तो ये भी पूछ लेता है। तो ये कौन सा अभिलेख है आपका, सारनाथ का स्तंभ लेख। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये नोट कराया। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे मेरठ के स्तंभ लेख। ठीक है, मेरठ का स्तंभ लेख, अगर बात करूँ मेरठ का स्तंभ लेख, तो मेरठ के स्तंभ लेख की अगर बात करूँ, देखिए ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में था। ठीक है, देखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में, कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर द्वारा, यानी कि इसको किसने लगाया, इस लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में। ठीक है, तो मेरठ के कहाँ लगाया इसे, तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में। ठीक है, तो इसको जो लगाया को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, तो ये भी पूछ लेता है मेरठ का स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहाँ पर, दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, दिल्ली में स्थापित, तो दिल्ली में स्थापित किया गया, दिल्ली में स्थापित किया गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, और कौशाम्बी स्तंभ लेख को, उसके बाद एक चीज़ और नोट करना, कौशाम्बी स्तंभ लेख की अगर बात करूं तो इसको देखिए अकबर द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा किसको लगाया, अकबर द्वारा प्रयाग के किले में स्थापित करा गया। ठीक है, को अकबर द्वारा प्रयाग के किले में स्थापित किया गया। ठीक है, को अकबर द्वारा प्रयाग के किले में स्थापित किया गया। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना। ठीक है, तो ये इसलिए लिखवाया मैंने ताकि आपको आसानी रहे समझने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करें। देखिए प्रयाग स्तंभ पर जो प्रयाग स्तंभ है, जो मैंने आपको पीछे लिखवाया था, यहाँ पर अगर बात करूँ कौशाम्बी स्तंभ लेख को, प्रयाग स्तंभ है, तो प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, तो प्रयाग स्तंभ की अगर यहाँ पे बात करूँ, प्रयाग स्तंभ, तो प्रयाग स्तंभ जो है, इस पर अशोक की रानी, इस पर क्या है आपका, अशोक की रानी करुवाकी। ठीक है, कौन थी आपकी, करुवाकी। तो यहाँ पर अगर बात करूँ करुवाकी, तो करुवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, बाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, काय का उल्लेख है, दान किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, तो दान किए जाने का उल्लेख है कौन से में, आपके प्रयाग स्तंभ लेख में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। देखिए अगर इसकी बात करूं तो इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट करना। ठीक है, तो रानी का अभिलेख भी इसे कह देते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे बात करूं, एक और अभिलेख है अहरोरा अभिलेख। तो यहाँ पर अगर बात करूं अहरोरा अभिलेख, देखिए जितने भी पॉइंट हैं सारों को नोट करते चलना। ठीक है, अहरोरा अभिलेख,
तो अगर बात करूं अहरोरा अभिलेख की, तो इसको किसने निर्मित करवाया था? तो इसको अशोक ने निर्मित कराया था। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? इसको अशोक ने निर्मित कराया। ठीक है, किसने कराया? अशोक ने इसको निर्मित कराया। ठीक है, और ये कहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? मिर्ज़ापुर में। तो ये आपका मिर्ज़ापुर में है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, कहाँ पर है आपका? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे नोट करना पॉइंट। देखिए, जो जितने भी एक अभिलेखता जो अयोध्या से हमें प्राप्त हुए हैं, अयोध्या से प्राप्त शिलालेख से जो पता चलता है, तो यहाँ पर उसको भी नोट करना। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करना। चल देखिए, अशोक से प्राप्त शिलालेख यानी कि जो अयोध्या से प्राप्त हुए हैं जो शिलालेख हैं, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर नोट करना। ठीक है, अयोध्या से प्राप्त शिलालेख, तो क्या क्या हुए हैं, किस बारे में वहाँ से पता चलता है। ठीक है, अयोध्या से प्राप्त शिलालेख, शिलालेख, तो इनकी बात करें शिलालेख की, तो शिलालेख क्या क्या मिले और वहाँ से हमें क्या क्या पता चलता है। देखिए, जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं तो इनसे पता चलता है कि संगु जो वंश था, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, कि शुंग वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक कौन था आपका? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, तो कौन था आपका? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग था, और ये क्या था? आपका ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और ये जो था ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और ये क्या था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है। ठीक है, और ये आपका ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसने देखिए महर्षि पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ करे पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और इसने जो कि यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना आगे। देखिए, इसने महर्षि यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने, जो ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, इसने महर्षि पतंजलि की अध्यक्षता में, महर्षि पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, जितने भी पॉइंट कर रहा हूँ सारे मोस्ट है, उनको नोट करते चलना। चलिए उसके बाद आगे पॉइंट नोट करना। देखिए, तो एक स्थल है अंतर्जी खेड़ा, तो अंतर्जी खेड़ा की अगर बात करूँ, अंतर्जी खेड़ा। ठीक है, तो अंतर्जी खेड़ा के स्थल है अंतर्जी खेड़ा। तो ये कहाँ पर है? अगर इसकी बात करूँ अंतर्जी खेड़ा, तो ये आपका कासगंज में है। ठीक है, कासगंज में है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट है वो यहाँ पर नोट करना। देखिए, ये आपका उत्तर वैदिक युग से संबंधित स्थल है। ठीक है, अंतर्जी की अगर बात करूँ, अंतजी की अगर यहाँ पे बात करूँ अंतर्जी खेड़ा की, तो ये आपका उत्तर वैदिक युग से संबद्ध स्थल है। ठीक है, ये कैसे आपका उत्तर वैदिक युग से संबद्ध स्थल है। ठीक है, उत्तर वैदिक युग से संबद्ध स्थल है। ठीक है, उत्तर वैदिक युग से संबंधित स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी पूछ लेता है, तो संबद्ध स्थल है, तो ये भी इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ से क्या प्राप्त हुए, जो यहाँ से प्राप्त हुए अगर उसकी बात करूँ, तो यहाँ से गौरिक मृतभांड और कृष्ण लोहित मृतभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से जो प्राप्त हुए गौरिक मृतभांड, ठीक है, गौरिक मृतभांड और आपके कृष्ण लोहित मृतभांड
लोहित मृदभांड, मृदभांड। तो संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तो ये इसलिए लिखवाया है मैंने ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको आसानी से बता सकें। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ प्राप्त हुई है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, उसके बाद यहाँ से अगर आगे इसमें बात करूँ तो यहाँ से शुंग, कुषाण और गुप्त काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुए, शुंग, कुषाण तथा गुप्त काल, तथा आपके गुप्त काल और आपके गुप्त काल। तो गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, और क्या हुआ, आपके गुप्त काल के अवशेष। तो गुप्त काल के अवशेष भी यहाँ से ही प्राप्त हुए, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और इसमें एक चीज़ और नोट करना यहाँ पर ही आगे। देखिए, यहाँ पर अंतिखेड़ा से यहाँ पर 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व के लोहा के प्रयोग। ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व में आपके लोहा का प्रयोग। ठीक है, लोहा प्रयोग और आपका धान की खेती, लोहा प्रयोग और धान की खेती। ठीक है, धान की खेती, लोहा प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड। ठीक है, वृत्ताकार अग्निकुंड, अग्निकुंड। तो अग्निकुंड एवं गोरिक तथा कृष्ण लोहित मृत, यहाँ से मैंने आपको बताया था। तो ये धान की खेती, अग्निकुंड, ये भी यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ से ये भी प्राप्त हुए, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो इसके भी साक्ष्य यहाँ से ही मिले हैं। ठीक है, इसके साक्ष्य है, तो यहाँ से इसके के साक्ष्य मिले हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर लिखवाया मैंने ताकि आपको आसानी रहे इन सारे पॉइंटों को समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे एक जो एक उपाधि थी, एक आही चित्र। तो यहाँ पे बात करें आही चित्र क्या था, आही छत्र। ठीक है, जितने भी पॉइंट लिखवा रहा हूँ साफ आपको मोस्ट है, पॉइंट इनको नोट करते चलना। आही चित्र की, अगर आही चित्र की बात करूँ तो मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के जो आही चित्र थे, आही चित्र क्या थे आपके, आही चित्र से जो मिले हैं यहाँ से, अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के। ठीक है, तो आही चित्र जो थी यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो ये गुप्तकालीन यमुना की, यहाँ से देखिए यहाँ से बहुत कुछ मिला है। तो यहाँ से क्या क्या मिला है वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए ये क्या थे, आही चित्र से, तो यहाँ से मित्र उपाधि वाले, यहाँ से जो मिले मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के, क्या मिले, मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के। तो यहाँ से मिले हैं, वो कितने से मिले, तो यहाँ से जो प्राप्त हुए 200 से 300 ईस्वी। ठीक है, 200 से 300 ईस्वी। ठीक है, 200 से 300 ईस्वी में प्राप्त हुए हैं यहाँ से, इस चीज़ को भी नोट करना। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए आही चित्र क्या थी, अगर आही चित्र की बात करूँ यहाँ से तो गुप्तकालीन यमुना की मूर्ति प्राप्त हुई है। और यहाँ से जो प्राप्त हुई गुप्तकालीन यमुना की मूर्ति। ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, गुप्तकालीन यमुना की मूर्ति, यमुना की मूर्ति भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त हुई, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कुषाण शासक था, एक चीज़ और नोट करना यहाँ पर, कुषाण शासक कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। जो कुषाण शासक था कनिष्क, ठीक है, कुषाण शासक था आपका कौन सा, कुषाण शासक कनिष्क। तो यहाँ पे बात करूँ कुषाण
शासक कनिष्की, कुषाण शासक कौन था आपका? कनिष्क था। जो कनिष्क था इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, इसकी क्या थी? दूसरी राजधानी की अगर बात करूं, दूसरी राजधानी, तो इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो आपकी मथुरा थी। क्या थी? मथुरा थी। ठीक है, तो कनिष्क कुशाण शासक कनिष्क, इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, तो मथुरा शैली का जो जनक है वो कनिष्क के काल में मथुरा, देखिए मथुरा कला शैली का जन्म कनिष्क के काल में हुआ। ठीक है, तो इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ नोट कर लेना, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, मथुरा कला शैली का जनक कनिष्क के काल में मथुरा में हुआ। ठीक है, तो मथुरा शैली का जनक, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, मथुरा कला शैली का जनक। ठीक है, मथुरा कला शैली का जन्म कनिष्क के काल में मथुरा से हुआ। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में मथुरा में हुआ। ठीक है, कनिष्क के काल में मथुरा में, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, और इस शैली में जो प्रयोग होता था, अगर बात करूँ तो इस शैली में क्या होता था? इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता। ठीक है, शैली में क्या होता था? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ, मथुरा कला शैली को जो श्रेय दिया जाता है, तो प्रथम मूर्ति निर्माण का श्रेय, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर आगे नोट करना, पहली शताब्दी में महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय मथुरा कला शैली को ही दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, प्रथम मूर्ति निर्माण का श्रेय, प्रथम मूर्ति निर्माण के निर्माण का श्रेय। ठीक है, निर्माण का श्रेय, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये भी पूछ लेता है। तो ये किसे दिया जाता है? आपका मथुरा कला शैली को। ठीक है, तो मथुरा कला शैली को दिया जाता है, मथुरा कला शैली को, तो मथुरा कला शैली को दिया जाता है। तो पहली शताब्दी में महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, तो ये कौन सी थी? पहली शताब्दी में महात्मा बुद्ध की मूर्ति, पहली शताब्दी में महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण। ठीक है, शताब्दी में महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण। ठीक है, तो इसी शैली में हुआ है, मथुरा कला शैली में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए, उसके बाद आगे नोट करना, देखिए उसके बाद जितने भी पॉइंट है सारे मोस्ट रहेंगे, इनको नोट करते चलना। देखिए, तो प्रयागराज के गढ़वा से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक स्कंद में एक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो इसमें देखिए प्रयागराज के गढ़वा से, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, प्रयागराज के गढ़वा से, तो प्रयागराज के गढ़वा से, तो यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो क्या हुए हैं? तो यहाँ से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख। ठीक है, यहाँ से क्या मिला? प्रयागराज के गढ़वा से, तो यहाँ से जो मिले हैं तो उसको यहाँ पर नोट कर लेना। तो यहाँ से क्या मिला है? देखिए यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मिले कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख। ठीक है, तो यहाँ से जो मिले कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख, प्रथम के 2 शिलालेख, तो 2 शिलालेख इसके प्राप्त हुए। और यहाँ से स्कंदगुप्त के 1 शिलालेख। ठीक है, और आपका यहाँ से क्या मिला? स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख, स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख।
तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। उसके बाद आगे नोट करना, देखिए भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख की अगर बात करूं, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, तो ये कहाँ पर है? देखिए जितने भी स्तंभ लेख हैं वो अधिकतर आपके यूपी के ही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, स्तंभ लेख, अगर भीतरी स्तंभ लेख की बात करूँ तो ये आपका गाजीपुर से, ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? गाजीपुर। तो ये कहाँ पर है आपका? गाजीपुर। ठीक है, तो इस लेख में जो प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर क्या वर्णन है? अगर वर्णन की बात की जाए तो यहाँ पर अगर वर्णन की बात करूँ इसमें, तो स्तंभ लेख में जो प्राप्त हुआ है, इसमें जो वर्णन है वो पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो ये गाजीपुर से प्राप्त, ठीक है, ये कहाँ से आपका? गाजीपुर से आपका प्राप्त हुआ है। और इसमें जो वर्णन है वो आपका पुष्यमूति और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। ठीक है, जो इसमें वर्णन है पुष्यमित्र और हूणों के साथ, हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है, तो उसको भी यहाँ पर नोट करें। ठीक है, तो इसमें आपका वर्णन काय का है? तो पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन आपका किसमें? आपके भीतरी स्तंभ लेख में है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसका देखिए, तो यहाँ पे जो एक चीज़ और नोट करना इसमें, देखिए गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था। जो गुप्त काल था, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, गुप्त काल। तो गुप्त काल में क्या हुआ है? तो गुप्त काल में सारनाथ एवं मथुरा, ठीक है, सारनाथ और आपका मथुरा, सारनाथ और मथुरा में अगर यहाँ पे बात करें, सारनाथ और मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, क्या हुआ आपका? उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से एक चीज़ नोट करना, जो देवगढ़ है आपका ललितपुर के ज़िले में देवगढ़, तो वहाँ से जो मिला, यहाँ पे अगर बात करें देवगढ़ से, ठीक है, देवगढ़, तो देवगढ़ कहाँ पर है आपका? ललितपुर में। ठीक है, देवगढ़ कहाँ आपका? ललितपुर ज़िले में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ललितपुर ज़िले में है आपका देवगढ़। तो यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो आपका गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन मंदिर के साक्ष्य। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर उसको नोट करें। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं आपके कहाँ से? देवगढ़ ललितपुर ज़िले से। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो गुप्तकालीन मंदिरों में, तो यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिरों में अगर बात की जाए तो उसमें आपका कौन सा मंदिर है? तो गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, गुप्तकालीन मंदिरों में जो दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। ठीक है, कौन सा आपका? दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे नोट कर लेना। देखिए, उसके बाद आपका एक है भीतरगांव मंदिर। तो यहाँ पर अगर बात करूँ भीतरगांव मंदिर, तो ये भीतरगांव मंदिर की अगर बात करूँ तो भीतरगांव मंदिर कहाँ है आपका? कानपुर में। ठीक है, कहाँ पर है आपका? भीतरगांव मंदिर आपका कानपुर में है।
और इसकी खासियत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पूरा नोट करना, भीतरगांव मंदिर। तो भीतरगांव मंदिर की अगर भीतरगांव मंदिर, तो यहाँ पर भीतरगांव मंदिर की बात करूँ तो कहाँ पर आपका, कानपुर में, ठीक है। तो कानपुर में है और ये आपका केवल ईंटों से निर्मित है। कहाँ से आपका, जो केवल ईंटों से निर्मित है, ठीक है। कहाँ से निर्मित है आपका, केवल ईंटों से निर्मित है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। कहाँ से निर्मित है, केवल आपका ईंटों से, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मैं कल आपको और आगे कराऊंगा जो बचा है। देखिए जितना भी सारे टॉपिक रहेंगे वो करा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो सारा जब तक कंप्लीट नहीं होगा, इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसमें सारे करा दूंगा मैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे इसमें आगे के पॉइंटों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।